देखो क्या मोटिवेशन है। तो टाइम को क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम नहीं चलेगा ना। टाइम यही रखूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मॉर्निंग में नहीं सेट होगा। एक और स्टूडेंट आने वाली है, उसका मॉर्निंग में जॉब रहता है, तो वो आफ्टरनून पे टाइम सेट होगा। मैंने वैसे भी आफ्टरनून पे ही सोचा था, तो उसको भी वैसे ही कमिट किया होगा। ठीक है, मॉर्निंग में एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप के बैचेस है और मिड में फिर ये डबल ईटी का रहेगा। तो फिर ये टाइम जो है आप लोगों के रखा है 3 to 7 वाला स्लॉट, तो इसके बीच में फिर जितना नीड होगा उस हिसाब से सेट करेंगे। ये ग्रुप 2 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सीएफ वाला पार्ट मनीषा मैम पढ़ाएंगे। बाकी के सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। वो सीएफ में आपका पूरा सीएमएसएल वाला ही पार्ट है, तो एग्जीक्यूटिव में वही पढ़ाते हैं, तो क्या सेम टॉपिक है तो उनके लिए भी इजी रहेगा और आपके लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा, वैसा है। और उनके लेक्चर्स अभी ये वीक में नहीं स्टार्ट होंगे, उनका एक्चुअली एमकॉम के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं परसों से, 5 तारीख से। तो 5 to 11 वाला वो एग्जाम वीक में वो ब्रेक पे है। तो अभी ये वीक मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीक से जैसे ही वो आ जाएंगे वापस तो फिर उनका सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो डेली अपना एसएम का एक लेक्चर, इंसॉल्वेंसी एक लेक्चर और सीएफ वाला एक लेक्चर, ऐसे 3 टॉपिक चलेंगे। तो आपका मोस्टली मतलब 3 to 7 वाला जो स्लॉट है ऑलमोस्ट यूज हो ही जाएगा, वैसा तो उतना रहेगा। क्योंकि ऑन एन एवरेज 1 घंटे का एक लेक्चर का एवरेज उतना तो रहेगा। और उनका लेक्चर अगर ज्यादा भी चला, 1.25 घंटा, ऐसा है मेरा भी कोई टॉपिक एडिशनल हुआ, तो 3 to 6:30 जितना तो मिनिमम रहेगा ही वैसा। ये कंटेंट काफी डिटेल में है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो टाइम चाहिए उसके लिए। तो टाइम देख के पढ़ाई मत करना, बस मेरा बोलने का मतलब वो है। कंटेंट के हिसाब से चलेंगे। साउंड चेक कर ले, साउंड क्लियर। यहाँ पे तो क्लियर है। इसमें देखना पड़ता है। साउंड चेक कर, साउंड क्लियर, क्लियर है। लेट चलता है थोड़ा। देखो इसके ना टॉपिक्स आपको थोड़े बता देता हूँ, बाकी के एक बार चैप्टर्स देखोगे तो आइडिया आ जाएगा। अरे अभी तक यही चल रहा है। देख के ऐसे धड़कने ऊपर नीचे हो जाती है। पास हो गए अभी भी देख के डर लग रहा होगा। नहीं, वापस कहाँ से आ गए। देखो ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है, पेपर 4 जो मैं बता रहा था, सीएसआर, इंटरनल ऑडिट, आईपीआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ये तो कुछ ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। ये तो अपने को पता है अपने लेवल से बाहर ही जाएगा, इसको जाने देते हैं। ग्रुप 2 में ये बाकी इलेक्टिव्स में आर्बिट्रेशन है, अच्छा टॉपिक है। जीएसटी, लेबर लॉज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये आईबीसी वाला पार्ट। बट आईबीसी लेने का बेनिफिट आपको मैंने बता ही दिया, तो उस हिसाब से ऑप्शन अपने रखेंगे ही। मैंने ये क्यों बोला? 70.6। हाँ। बोलो तो वो वॉरियर्स है भाई। ओल्ड सिलेबस वाले जो सीएस बने हैं ना, वो तो योद्धा है बेचारे। टैक्स का सब्जेक्ट पार करके। मैं कम से कम 3.5 महीने लगते हैं मुझे पूरा फाइनल का टैक्स खत्म कराने में, और डेली आराम से, हाँ, 1.25 घंटा में एवरेज पढ़ाता हूँ डेली। तब जाके 3.5 महीने चलता था, तब जाके टैक्स खत्म होता था। उसके बाद भी जब रिजल्ट आता है ना, तो 40 के आसपास ही घूम रहे होते सारे। मैं बोला क्या चल रहा है ये। इतने में तो बाकी सब्जेक्ट खत्म हो जाते, जितना एक पे टाइम देता हूँ उसके बाद भी मार्क्स नहीं आते। वो मेन तो है ना, वो आपको मेंटली वो फियर में मार्क्स चले जाते हैं।
अब जब आके सॉल्व कराता हूँ ना क्लास में, 80% टैक्स का पेपर जो है वो उनको आता होता है, जो पढ़ाया होता है मैं खुद बोलता हूँ ये सम कराया था, वो सेक्शन पढ़ाया था, हाँ सर अब याद आ रहा है, बट वो वहां पे ना पैनिक हो जाते हैं पहले, या टैक्स के पेपर का जो माइंड में डर है ना, वो डर ही आपके आधे मार्क्स खत्म कर देता है। बाकी अदरवाइज ऑन एन एवरेज 80-85 का पेपर आपको आता होता है। 10 to 15 मार्क्स थोड़ा रिस्की रहता है, नो डाउट, बट वो 80 में से ना 50 टच करना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे सम्स आपने तो पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, टाइम ऑफ सप्लाई का सम आता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सम आता है, डर के मारे वो भी रॉन्ग कराते हैं, क्योंकि डरे हुए इतने होते हैं कि टैक्स का पेपर पता नहीं कैसा होगा, तो वो पॉइंट है। तो अब तो गया चलो, तो ओल्ड सिलेबस में जितना होगा, जिनका क्लियर नहीं हुआ ना, जो भी आगे सर क्लियर नहीं हुआ, मैं बोला तुम पहले स्विच ओवर करो, ये टैक्स का झंझट मुझे ही नहीं चाहिए, मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ही ना बोल रहा हूँ कि ये जाने दो, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अपना वो रोल ही नहीं है, आगे कुछ काम ही नहीं आने वाला, तो ठीक है, अभी तो वो फाइट चल ही रहा है अकाउंटेंट वाला, मैं क्यों लड़ रहे हो इतना, कंप्लायंस का कहाँ है, वही कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। देखो ये आपका सिलेबस है, जो मैं सीआरबीआई का सब्जेक्ट बता रहा हूँ, तो इसमें फर्स्ट पार्ट इज 40 मार्क्स रिस्ट्रक्चरिंग, टॉपिक्स वही है आपके, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कंपनी का एक्विजिशन, उसका प्रोसेस, मर्जर अमाल्गमेशन का डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ डेप्थ में है, अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया है। 40 मार्क्स में ये सब टॉपिक्स है, फास्ट ट्रैक मर्जर, क्रॉस बॉर्डर मर्जर रहेगा। वैल्यूएशन में दो टॉपिक्स हैं, इसमें बिजनेस वैल्यूएशन में थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो वो सम्स आ सकते हैं और आते भी। ये है आपका पार्ट 3, इंसॉल्वेंसी, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये सब वो एसबीईसी में आपके टॉपिक्स थे चैप्टर के अंदर, जिन्होंने पढ़ा ओल्ड वाला, अभी इंसॉल्वेंसी क्या है उसका बैकग्राउंड समझाया है, जो मैंने आपको चैप्टर दिया है। सीआईआरपी प्रोसेस क्या होता है, शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अभी बार बार इतना बड़ा लिखना पड़े, बोलना पड़े, तो उसी में थक जाते हैं, तो शॉर्ट में अपने बोलते हैं सीआईआरपी। मैंने नोट्स में भी काफी जगह उसको सीआईआरपी कर दिया है, वो इतना वो जगह खा जाता है ना, बार बार पढ़ के ऐसा लगता है सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए शॉर्ट रखेंगे। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, एग्जाम में पता चला सीआईआरपी याद है, फुल फॉर्म याद ही नहीं है। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। फिर इसके प्रोफेशनल जो यहाँ पे काम करते हैं, इनका क्या रोल है, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, कमिटीज की मीटिंग्स होती है, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही है यहाँ पे। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी, ये ओल्ड वालों का आपको रिलेट होगा, ये था। लिक्विडेशन, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन, ये तो पढ़ा होगा ना, सरफेसी वाला तो ओल्ड न्यूज सभी में है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सरफेसी एक्ट, ये सब है। वाइंडिंग अप अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ करना, रिस्टोरेशन करना, हाँ ये सब टॉपिक है। एक एक टॉपिक को पूरा पूरा चैप्टर बना दिया, और स्टूडेंट को सर इतना सारा सिलेबस, 26 चैप्टर, चैप्टर के अंदर का कंटेंट भी तो देखो, वो तो टॉपिक्स को इतना बाइफरकेट कर दिया, वरना मर्ज कर देते तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम भी हो जाते। तो क्वांटिटी ऐसे नहीं देखनी कि यार 26 चैप्टर है, पता नहीं कैसे प्रिपेयर होगा, उस टाइप का कोई इशू यहाँ पे है नहीं। चलिए, तो इसमें से भी पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 14, जो इंसॉल्वेंसी है। और ये पूरा चैप्टर ना एक आईबीसी कोड का समरी है, तो अप्रोच भी वैसे ही करेंगे। तो आपको समराइज किया है इसमें कि क्या क्या आने वाला है पूरे कंटेंट में, वैसा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इंसॉल्वेंसी एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड, और ये क्यों बनाया गया। आपको कुछ भी आइडिया हो इसके बारे में तो आप स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको पता हो इंसॉल्वेंसी के बारे में, आईबीसी के बारे में, आपने क्या पढ़ा अभी तक, कहीं पे थोड़ा बहुत भी कहीं रेफरेंस आया हो, एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने वर्ड्स में। हाँ बोलो ब्रो, ट्राई तो करो, लैंग्वेज का तो। हाँ, कंपनी अपने लॉसेस में है, पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो वो इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है, बंद कर दे कंपनी, क्या करें। हाँ, अपॉर्चुनिटी में क्या करेंगे, नेगोशिएशन किस चीज की? हाँ, हाँ, और फिर क्या होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी किस चीज की, कंपनी को वाइंड अप करने की या बचाने की। बचाने की। तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज द लास्ट सॉल्यूशन, ये आपने सुना होगा, इज द लास्ट रिसोर्ट, कि अब कोई चारा नहीं बचा है, तो अब भाई कंपनी बंद ही करनी पड़ेगी। तो कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी या प्रेफरेंस नहीं होता कि चल लॉस में जा रही है, बंद करो, खत्म करो, क्योंकि एक कंपनी के साथ जितने स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, उसमें देखो कंपनी का स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, उनकी फैमिलीज डिपेंडेंट है, थोड़ा इमोशनल एंगल भी होता है ऑब्वियसली, कंपनी के इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा लगा हुआ है, हार्ड अर्न मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्रेडिटर्स, बैंक्स जिन्होंने लोन दे रखा है, उनके पैसे फंसे हुए हैं, सरकार अपने टैक्स वसूल नहीं कर पा रही, उनके ड्यूज बाकी पड़े। तो स्टेक होल्डर्स जो है उसमें कितने सारे लोग हैं जिनका फंड अटका हुआ है। तो अगर कुछ करके कंपनी को बचाया जा सके और एट पार लेके आ सके, ट्रैक पे ला सके, तो सबकी भलाई है ना। लॉन्गर टर्म में जिनकी जॉब्स है वो सिक्योर रहेंगी, जिनके गवर्नमेंट के टैक्सेस बाकी है वो लोग धीरे धीरे रिकवर कर पाएंगे, क्रेडिटर्स का उधार निकल आएगा, और बैंक वाले हैं उनके फंड्स वापस आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स के शेयर्स की वैल्यू वापस पार लेवल पे आ जाएगी। तो बचाने की कोशिश पहले करते हैं ना, ये वैसी चीज है। तो यहाँ पे जो आईबीसी कोड है, जो हम यहाँ पे मेन अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें सारे एस्पेक्ट्स में उन्होंने बात की है कि भाई इंसॉल्वेंसी इज द सिचुएशन वेयर द कंपनी इज अनएबल टू पे द डेट्स। बट अब उसको ट्रैक पे कैसे लाना है, पहले उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश होगी,
रिजोल्यूशन प्लान वर्ड यूज करते हैं, उसकी कोशिश होगी। पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई सॉल्यूशन ना निकले, द लास्ट ऑप्शन विल बी वाइंडिंग अप, क्योंकि अब सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन नहीं पॉसिबल है, तो अब कंपनी को बंद करो। तो ये टॉपिक यहाँ पे मेन है। अब इंडिया में जो ये प्रोसेस है, इसकी जो हिस्ट्री बहुत खराब है। मतलब आईबीसी कोड आया आपका 2016 में, उसके पहले अगर कंपनी नुकसान में जाती थी तो उसका हिसाब किताब करने के लिए अपना कंपनीज एक्ट तो था ही, एक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था 1985 का, फिर ये सरफेसी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और ये सारी चीजें थी। लेकिन प्रोसेस इतना स्लो था, एक बीआईएफआर करके बोर्ड भी था, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनीज, वैसा भी था, सीएल भी था, कंपनी लॉ बोर्ड था। सारी अथॉरिटीज एकदम सरकारी, एकदम कछुए की स्पीड पे चलती थी, कोई काम होता नहीं था। अगर कंपनी नुकसान में जा रही है और अगर ऐसा है कि इसको वाइंड अप ही करना है, तो अगर आपकी जैसे होता है ना, ये कॉमन एक सिचुएशन है, आपका मोबाइल फोन पुराना हो रहा है, आपकी कार पुरानी हो रही है, आपका व्हीकल पुराना हो रहा है, एंड यू आर प्लानिंग कि आपको नया लेना है, वो पुराने वाले को कब तक संभाल के रखोगे या बेच दोगे? अब अगर यूज नहीं करने वाले सपोज, तो क्या करोगे? जितना जल्दी बेचोगे उतना अच्छा है ना। अपने बोलते हैं देख व्हीकल बंद पड़ा रहेगा तो खर्चा खाएगा फालतू का, वैल्यू भी कम हो जाएगी, मेंटेनेंस भी लगता रहेगा, अपना ही लॉस है। जितना जल्दी बेच के वाइंड अप करो, अभी चलती कंडीशन में बिक जाएगा, चार पैसे ज्यादा आएंगे, ये साइकोलॉजी होती। ये बेसिक चीज ये लोग कंपनी में अप्लाई नहीं करते थे। एक कंपनी अगर लॉसेज में जा रही है तो पहले तो उसको बचाने के लिए कुछ सोचो। अगर नहीं बचा पा रहे हो तो वाइंड अप ही करना है तो जल्दी वाइंड अप करो। वाइंडिंग अप का प्रोसेस इतना स्लो था ना, 5-5 साल लग जाते थे। तो उसके बाद आप सोचो एक फैक्ट्री बंद पड़ी है, एक कंपनी बंद पड़ी है, 5 साल में उसकी असेट की डीवैल्यूएशन कहाँ तक चली गई होगी? तो जो मिलना था 100 का अगर 40 मिलना था ना, तो 5 भी नहीं मिलेगा। तो पता है इन्वेस्टर्स को कि अगर एक बार वाइंडिंग अप में गए, डूबा, कुछ नहीं मिलने वाला, जाने दो, उम्मीद ही मत रखो, क्योंकि सरकारी काम इतना स्लो है। आईबीसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था इस चीज को क्विक करना, कि भाई जो करना है, बचाना है तो जल्दी बचाओ, बंद करना है तो फटाफट बंद करो, एटलीस्ट जिन इन्वेस्टर्स का नुकसान है, नुकसान तो हो गया, कम से कम नुकसान हो तो अच्छी बात है ना। तो वो आइडियोलॉजी से इस चीज को इन्होंने बनाया। अब इसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है वैसा, तो दिस इज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। अब है ना, थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत अच्छे से बात की है। एक वर्ड है इंसॉल्वेंसी, दूसरा वर्ड है बैंक्रप्सी, फिर एक है लिक्विडेशन। तो टेक्निकली इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है कि दोनों में फर्क क्या है, तो अपने वो भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा लैंग्वेज के साथ देखते हैं। स्टार्टिंग में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की है ना, उसमें आपको बताया है कि कौन कौन से रेगुलेशंस इस चीज में काम करते हैं। एक तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अपना मेन एक्ट 2016 का। उसके बाद आईबीबीआई रेगुलेशंस करके आ गए 2016-17। आईबीबीआई इज एन अथॉरिटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये कैसे एपेक्स बॉडी जो इसको रेगुलेट करती है। अब इसके सिनोनिम्स में हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं। बैंकिंग में आरबीआई, स्टॉक मार्केट में सेबी, ठीक है। फिर और भी अथॉरिटीज ले सकते हैं अपने। इंश्योरेंस में आईआरडीए का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो एपेक्स बॉडी के भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है। टैक्सेशन में सीबीआईसी, सीबीडीटी, वैसा हो गया। तो ये सारी अथॉरिटीज है। तो आईबीबीआई का रोल कुछ वैसा ही यहाँ पे है, वो बोला हुआ है। अब देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक्रप्सी प्रोसेस इज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन, जैसा आपने बोला नेगोशिएशन बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द एक्सटर्नल फाइनेंसर्स, विच कैन क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ सम रीअरेंजमेंट। कुछ रास्ता निकालते हैं, देखो कंपनी नुकसान में है, कुछ अगर रास्ता निकलता हो, नेगोशिएट होता हो, तो इसको ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबका फायदा है, तो वो आइडिया है। क्रेडिटर्स पुट मनी इनटू डेट इन्वेस्टमेंट्स टुडे इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर द फिक्स फ्यूचर कैश फ्लो। वो तो होता ही है, हर किसी को पैसा चाहिए और क्या है। लेकिन बाद में अगर ये ना हो तो फिर क्या करें? अब ये जो इश्यूज हैं वो क्यों आते हैं इंसॉल्वेंसी के? या तो फाइनेंशियल फेलियर होगा या बिजनेस फेलियर होगा। या तो आपने पैसे ठीक से मैनेज नहीं किए, या फिर आपका बिजनेस मॉडल में ही गड़बड़ थी। तो दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम आने की वजह से ये इंसॉल्वेंसी की तरफ हम जा सकते हैं। और ये बिजनेस फेलियर और फाइनेंशियल फेलियर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। फंड अच्छे से मैनेज ना करने की वजह से कंपनी लॉस में चली गई, ऐसा भी होता है। इसमें किंग फिशर एयरलाइंस के एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अभी जेट एयरवेज का भी यही मैटर हुआ। जेट एयरवेज में तो बोलते हैं, बोले यार ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैलकुलेशंस में एरर्स थे, बिजनेस मॉडल तो चल ही रहा था, एयरलाइन कंपनी तो और भी चल रही है, लेकिन कॉस्टिंग मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। एक इंडिगो है, एक जेट एयरवेज है, बोलते दोनों की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर में सिर्फ 1 रुपी का डिफरेंस था, और एक कंपनी लॉस में और एक प्रॉफिट में। 1 रुपया पर किलोमीटर क्या होता है, सोचो। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके एक दिन में कितने प्लेन उड़ते हैं और कितने हजार किलोमीटर वो कवर करते हैं, उससे पता चलता है कि एक दिन का ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कितना सरप्लस है, और उसको बचाने की आपने कोशिश नहीं की, तो आपका बिजनेस मॉडल पूरा फ्लॉप हो गया। वैसा है वो फाइनेंशियल फेलियर अपने बोल सकते हैं, कि पैसा ठीक से मैनेज नहीं किया जबकि फंड्स थे। और इंडिगो वाला जो है वो प्रॉफिटेबल है, बट इंडिगो एयरलाइंस आप देखते हो तो अगर ट्रैवल करोगे तो प्रीमियम फील बिल्कुल नहीं आता, एकदम बेसिक एयरलाइन है। अच्छा, सर्विसेज खराब नहीं, लेकिन आप कोई ज्यादा प्रीमियमनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, वो ठीक है उड़ रही है वो अलग बात है, जल्दी पहुंचा रही है अलग बात है, लेकिन बहुत बेसिक एयरलाइन फैसिलिटी वो लोग दे रहे हैं,
वो अपने स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, वो भी एक केस स्टडी है कि कैसे वो लोग इस चीज को सर्वाइव कर पा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा भी कभी कभी कटौती कर लेते हैं, बट फिर लगता है कि ठीक है। इंडियन कंज्यूमर ऐसा है, जिसको फ्लाइट में जाना है ना, उसको प्रीमियम नहीं चाहिए, उसको फैसिलिटी नहीं चाहिए, उसको चाहिए सस्ता ट्रैवल। तो कंपनी ने ना उस पॉइंट को बहुत अच्छे से पकड़ा है कि हर इंडियन कंज्यूमर सस्ते में फ्लाइट में जाना चाहता है। उसको ये नहीं है कि यार मेरे को प्रीमियम चीज चाहिए, लेग स्पेस ज्यादा चाहिए। मैं डोमेस्टिक फ्लाइट में कितना बैठना होता है, 1-1.5 घंटे के गैप पे आप कहीं भी पहुंच सकते हो। तो 1-1.5 घंटा बैठना, थोड़ा एडजस्ट करके बैठ जाएंगे। सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है ना, चलेगा। अब बस में ट्रेन में 20 घंटे बैठ के जाएंगे ना, उससे अच्छा फ्लाइट में 1-1.5 घंटा अनकंफर्टेबल बैठ जाएंगे, हमको चलेगा, लेकिन बजट में कर ले। उसके बाद भी टिकट इतनी महंगी है, तो प्रीमियम करने जाएंगे तो कहाँ जाएगा। तो ये सब कंपनी कैलकुलेशन पे चलती है। बिजनेस मॉडल फेलियर में आपको देखना है तो बीच में पेटीएम के ऊपर ये इशू आ गया, और पेटीएम का बिजनेस मॉडल का फेलियर, बाइजूस का भी इशू आ गया। तो बिजनेस मॉडल ही सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्या करेंगे उसमें। तो वहां पे ऐसा है कि पैसों की बात तो अलग है, आपका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, तो वहां पे लॉसेज हो सकते हैं। तो ये बड़े रीजंस जनरली होते हैं। एक अच्छा बैंक्रप्सी प्रोसेस क्या होता है, जहां पे ना जितना जल्दी आप अपने इन्वेस्टर्स को ट्रैक पे ला सको, या तो उनकी कंपनी को ठीक कर सको, या अगर बंद ही करना है तो जल्दी से जल्दी उनका पैसा रियलाइज करवा सको, जो बात अपन कर रहे थे। लास्ट पॉइंट में वही बोला है, a sound bankruptcy process is one that helps creditors and debtors realize and agree on whether the entity is facing financial failure and business failure. This is important to allow both parties to realize the maximum value of the business in the insolvency, कि ज्यादा से ज्यादा अभी क्या हो सकता है। तो एक वैल्यूएशन पे आने के लिए एक अच्छा प्रोसेस डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और वो कोशिश यहाँ पे की गई। अब थोड़ा अपन टेक्निकली बात करते हैं। कंपैरिजन हो रहा है ऑफ द टर्म्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अभी तक तो क्या अपन बोलते हैं, बैंक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम तो जो वर्ड पहले स्ट्राइक हुआ बोल देते हैं। बट यहाँ पे टेक्निकल डिफरेंस उसमें है। बोले इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है कि आज फिलहाल आपकी हालत ऐसी है कि आपकी ना लायबिलिटी ज्यादा है और आपके पास असेट्स कम है। दिस इज योर करंट सिचुएशन। बट अब इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपनी सिचुएशन ठीक करके ट्रैक पे आ सकते हो, या फिर आप है ना फॉर्मल डिक्लेरेशन दे सकते हो कि बस भाई मेरे से अब कुछ नहीं हो सकता, जो है ले जाओ और खत्म करो, मतलब गिव अप कर दिया। तो गिव अप वाला फेज आ गया तो उसको बोलेंगे बैंक्रप्सी। आपने अनाउंस कर दिया फॉर्मली कि भाई हमने अब सरेंडर कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, तो जो हमारे पास असेट बची है उसको बेचो, जिसको जो मिलता है लेके जाओ, हम इस चीज को खत्म करते हैं। तो इंसॉल्वेंसी पहला स्टेज है, उस स्टेज से आप किस तरफ जाते हो वो आपके हाथ में, ये बेसिक बात है। अब लैंग्वेज देखो, बोला है स्टार्टिंग में इन्होंने कि दोनों वर्ड सिनोनिमस नहीं है, बट लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। द टर्म इंसॉल्वेंसी नोट्स द स्टेट ऑफ वन whose assets are insufficient to pay his debts, or in general inability to pay his debts. The term insolvency is used in the restricted sense to express the inability of a party to pay his debts as they become due in the ordinary course of business. Basic meaning कि अभी हमारी फाइनेंशियल हालत खराब है, असेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, ये एक फेज है। The word bankruptcy is the condition of insolvency. It is a legal status of a person or an entity who cannot repay the debts to creditors. Bankruptcy process begins with filing of a petition in the court or before an appropriate authority. The debtor's assets are then evaluated and used to pay the creditors in accordance with the law. समझ आया? तो इंसॉल्वेंट हो अभी तो इसका मतलब ये है कि आप माइनस में चल रहे हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन फिर ऐसा हो गया, अब मैंने कोर्ट में पेपर डाल दिए कि भाई कंपनी बंद करो, आप असेट्स बिकवा दो, लिक्विडेटर अपॉइंट कर दो, पैसा ले लो, जिसको जो देना है जिस ऑर्डर में वो दे दो, भाई आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो बैंक्रप्सी का प्रोसेस कब स्टार्ट हो गया, जब आपने सरेंडर कर दिया फॉर्मली, आपने अनाउंस कर दिया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, दैट इज बैंक्रप्सी। तो इंसॉल्वेंसी के स्टेज से हम वापस भी आ सकते हैं, बट बैंक्रप्सी की तरफ चलेगा मतलब आपने डिक्लेरेशन दे दिया कि अब कुछ नहीं होगा, तो वो फिर रिवर्स में कोई रास्ता नहीं बचा आपके, तो वैसा है, तो डिफरेंस है। अब इसी चीज को अच्छे से और समझाते गए। Therefore, while insolvency is the inability of debtors to repay their debts, the bankruptcy on the other hand is a formal declaration of insolvency. Formal declaration, announcement कर दिया कि अब हमारी कंपनी बंद हो रही है। Insolvency describes a situation where the debtor is unable to meet his obligations, and bankruptcy occurs when a court determines insolvency and gives legal orders for it to be resolved. जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, मतलब आपने एप्लीकेशन किया और कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप ऐसे ऐसे इस कंपनी को वाइंड अप करना है, तो वो एक लीगल ऑर्डर बन गया। तो बैंक्रप्सी वो फेज है और इंसॉल्वेंसी उसके पहले आता है। वैसे 10 करके लास्ट में बोल रहे हैं, इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, बैंक्रप्सी इज द कंक्लूजन। ठीक है, तो अब आपके माइंड में दोनों चीजें क्लियर होंगी, तो दोनों में फर्क क्या है। थोड़े मैंने सेंटेंसेस रखे हैं रिपीटेडली, लेकिन उससे क्या थोड़ा कंटेंट बन जाता है। अभी इन्हीं दो वर्ड्स पे पकड़ के क्वेश्चन बना दिया, तो 4 मार्क्स में लिखना है, तो एक ही चीज को 4 बार कैसे लिखना है अलग अलग स्टाइल में, थोड़ा कंटेंट अपने पास होना चाहिए। तो इसलिए आपको लगेगा एक ही पॉइंट है, बार बार लिखा है, थोड़ा बहुत नेसेसरी भी, वो बात हो रही है। इसके बाद कंपैरिजन किया बैंक्रप्सी वर्सेस लिक्विडेशन। एक इंडिविजुअल पर्सन अगर इंसॉल्वेंट होता है और फिर वो डिक्लेयर कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड बैंक्रप्सी, इंडिविजुअल्स के लिए बैंक्रप्सी।
कॉर्पोरेट एंटिटी हो तो बोलते हैं लिक्विडेशन। तो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे कि लिक्विडेशन में चली गई। और एक इंडिविजुअल अगर लॉसेस में चला जाए डिक्लेयर कर दे तो वो बैंकरप्ट हो गया। तो बैंकरप्ट इज फॉर इंडिविजुअल्स एंड लिक्विडेशन या लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वाइंडिंग अप, इट इज फॉर कॉर्पोरेट्स। अननेसेसरी इतने वर्ड्स बनाते जाते हैं, एक ही वर्ड रखते हैं और बोल देते हैं कि हाँ भाई कॉर्पोरेट के लिए भी यही होता है और इंडिविजुअल के भी यही होता है। हमको कहाँ जरूरत है दो वर्ड्स की। ठीक है, वापस लिक्विडेशन क्या होता है वही समझाया, वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेशन। उसमें हम क्या करेंगे, असेट्स बेचेंगे, लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी पे ऑफ कैसे करते हैं, सबको इक्वल पैसा बांट देंगे, डिवाइड बाई, या कुछ सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, एक हेरारकी, एक सीक्वेंस फॉलो होता है, वो एक वाटरफॉल अरेंजमेंट बोला जाता है। अब पुराने में था सेक्शन 53 करके एक आता है ये आईबीसी में, उसमें बोला हुआ है कि पहले सिक्योर्ड वालों को पे करो, उसके उसके पहले वो लिक्विडेटर बोलता है भाई तुम लोग बाद में, पहले मेरे एक्सपेंसेस, मेरा कमीशन, मेरी सैलरी, बाकी पैसे बाद में दूंगा। तो वो पहले अपनी चीजें साइड पे रखेगा, फिर सिक्योर्ड वालों को पे करेगा। कुछ प्रेफरेंशियल वाले भी होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस और ये सब, वो पे होंगे, एम्प्लॉयज की सैलरी। फिर इसके बाद ये आते हैं अपने फ्लोटिंग चार्ज वाले, कंपनी लो आपको याद आ रहा होगा, फिक्स, फ्लोटिंग, अनसिक्योर्ड। तो फ्लोटिंग वाले आते हैं क्योंकि बेचारे फ्लोट कर रहे होते हैं, ना इधर के ना उधर के, कब क्या हो जाएगा। तो सिक्योर्ड वाले बोले यार हमारे पास तो फिक्स चार्ज है, हम पहले पैसा लेंगे, तुम रुक जाओ। फिर जब अनसिक्योर्ड वाले आते हैं, भाई अब तो तुम रुको, फ्लोटिंग वालों कुछ तो वैल्यू होगी ना, पहले हमें पैसा दो। उसके बाद आते हैं अपने अनसिक्योर्ड वाले, उसमें प्रेफरेंशियल, जनरल, ये सबका चुकाने के बाद कुछ बचा तो आते हैं अपने शेयर होल्डर्स, उसमें आते हैं प्रेफरेंस वाले। बोले भैया हम इसी दिन के लिए तो प्रेफरेंस में थे कि कभी ऐसा भगवान ना करे ऐसा समय आ जाए तो हमें पहले पैसे दे देना, ठीक है। तो इसी चक्कर में तो प्रेफरेंस वाले थे, पूरा जन्म भर हमने फिक्स डिविडेंड लिया, कभी लालच नहीं किया, ठीक है, वैसा है। तो अब इनको पहले पैसा दे दो। उसके बाद अपने आते हैं असली रिस्क टेकर्स, खिलाड़ी, इक्विटी वाले, जिनको जीने मरने का कोई खौफ नहीं है, जो होगा उस दिन देख लेंगे, वैसा है। तो अब इनका नंबर आएगा। हाँ, तो इनके लिए कुछ बचा तो ठीक है, नहीं तो पहले से ही बोला था भाई आप तो रिस्क टेकर हो, तो यही तो टाइम है रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखाने का। और क्या, इसी दिन के लिए तो रिस्क लिया था आपने। फिर आपको समझ में आएगी इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था। प्रेफरेंस वाले फिर भी समझदार थे, अपना पैसा लेके निकल गए वैसा। पर उस पॉइंट तक भी कितना बचता है वो भी तो डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे देखें। अब आईबीसी में डेफिनेशन का रेफरेंस भी दे दिया, सेक्शन 79 का रेफरेंस है, उसमें बैंक्रप्सी को डिफाइन किया है। वो देखो क्या डेफिनेशन है, मजा आ जाएगा पढ़ के, देखो। एग्जाम में लिखते लिखते आपको इतनी खुशी होगी, हंसते हंसते लिखोगे कि अच्छा ये डेफिनेशन पूछिए, देखो। इट डिफाइंस द टर्म बैंक्रप्सी एज द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। ये कंपनी लॉ और आईबीसी से जो डेफिनेशन है ना, ये किसी स्टूडेंट से लिखवाइए, पक्का मुझे डाउट है। तो कंपनी लॉ में भी वही था, व्हाट इज अ व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ये तो बीकॉम के आंसर शीट में लिखते हैं ना, वैसे आंसर है ये, पेज भरने के लिए। हाँ, कंपनी मीन्स अ कंपनी, हाँ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, हाँ, वो तो डेफिनेशन ही अलग है। यहाँ पे बोले बैंक्रप्सी का मतलब क्या, द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। अच्छा, स्टेट लिखा है, आर्ट में लिखा है। आर्ट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। ठीक है। फिर अगेन वापस सबसेक्शन 3 में, चलो यहाँ थोड़ा बहुत तो समझा रहे हैं। और फिर बोला अच्छा, बैंक्रप्सी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट, तो बोले बैंकरप्ट क्या होता है। तो देखो सबसेक्शन 3 में बैंकरप्ट समझाया हुआ है, समझ आ रहा है, कितना टाइम पास कर रहे हैं बैठे बैठे, एक ही डेफिनेशन लिख देते हैं। तो पहले बोला बैंकरप्सी क्या होता है, बोले बैंकरप्ट होना। तो बैंकरप्ट होना क्या होता है, बोले अब समझाते हैं क्या होता है। अब देख लो, बोले ऐसा पूछो ना डायरेक्ट, बैंकरप्ट का मतलब क्या है। A debtor who has been adjudged as bankrupt by a bankruptcy order under section 126, ठीक है। एडजस्ट का मतलब है किसी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि भाई ये कंगाल हो चुका है, हम लिख के दे रहे हैं, वैसा। Each of the partners of a firm where a bankruptcy order has been made against a firm, हाँ, मतलब हर एक पार्टनर बैंकरप्ट हो गया। अगर फर्म के अगेंस्ट बैंकरप्सी आ गई मतलब पार्टनर भी तो बैंकरप्ट हो ही गया होगा, बिकॉज आपको पता है वहाँ लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप फर्म है ना, कंपनी थोड़ी है। कंपनी में क्या है, अभी कंपनी का नुकसान हो गया है ना, मैं तो विजय माल्या, मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो लंदन में आराम से रह रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं, कंपनी डूब गई है, मेरे पास पर्सनल पैसे हैं। बट फर्म में क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर फर्म बैंकरप्ट हो गई है तो पार्टनर बाई डिफॉल्ट है कि बैंकरप्ट हो ही चुके होंगे, इसलिए ये स्टेज आया है वैसा। और तीसरा, अ पर्सन एग्जिस्ट एज एन अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। अनडिस्चार्ज मतलब जिसका अभी हिसाब बाकी है, डिस्चार्ज मतलब हो गया हिसाब सारा, कोर्ट से ऑर्डर वॉर्डर आ गया, सब फाइनल है। अनडिस्चार्ज का मतलब अभी इसे पैसे वसूल करने बाकी है, प्रोसेस चल रहा है, तो वैसा है। तो वो बैंक्रप्सी के फेज में ही चल रहा है, ये वैसी बात हो गई। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन। अब क्या है ना, थ्रू आउट द एक्ट आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहेगा, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज बैंक्रप्सी, तो वो मिक्सअप नहीं होगा, इसलिए स्टार्टिंग में ये सब चीजें समझना जरूरी है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के बारे में कुछ हिस्ट्री, मैंने पहले लिखा है, नॉलेज पर्पज के लिए है। इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है कि हम कहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंचे।
जो मैंने आपको बोला सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ बोर्ड, BIFR, ये सब अथॉरिटीज थी जिन्होंने कोई ढंग से काम नहीं किया, स्लो प्रोसेस चलता था। तो उन सब की बात की है, तो काम ही नहीं किया ढंग से तो पढ़ के क्या करेंगे इनके बारे में। उसमें लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो पेज 3 पे, वर्ल्ड बैंक का कुछ डेटा है, इसलिए मैंने पूरा टॉपिक रखा कि एटलीस्ट वो डेटा आपको रिलेट करा दूं। बोला इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इन इंडिया टुक 4.3 इयर्स ऑन एन एवरेज। ये लगता था पहले, मैंने बोला 5 साल लग जाते थे, तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट करने में एवरेज एवरेज 5 साल, 4.3। तो बोला किसी कंपनी में 6 भी लगते होंगे, किसी में 3 भी लगते होंगे। तो ये तो एवरेज है पूरा, ये इंडिया का हिस्ट्री का एवरेज है वैसा। और बाकी कंट्रीज में कितना था, यूनाइटेड किंगडम में 1 साल, US में 1.5 साल। ठीक है, तो आप कंपैरिजन देख रहे हो कि यार जिन इकोनॉमी से कंपटीशन करते रहते हैं कि इनके जैसा बनना है, तो फिर ये लेवल पे भी तो काम होना चाहिए ना। तो एवरेज बहुत खराब था, तो इसको सुधारने के लिए ही IBC बनाया। और एक्चुअली कोड तो अच्छा बनाया है, मतलब नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज अच्छी है कि सही कानून बनाया और इससे फर्क पड़ रहा है, ऑन ग्राउंड डिफरेंस है, सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, तो वो चीज का एक अच्छी बात है। इसके बाद भी जो चल रहा है पूरी हिस्ट्री है, ये सब कुछ भी एग्जाम के लिए लर्न नहीं करना, ये मॉड्यूल में था तो मैंने रखा है। इसके पहले का ही बहुत कुछ रखा था तो मैंने हटा दिया है, कुछ काम का नहीं हो। कमिटीज के नाम, 1960 में कौन सी कमेटी ने क्या रिफॉर्म किया था, क्या करना है, वो हिस्ट्री वाला कुछ पूछेंगे नहीं, काम का नहीं। इसमें ये भी बताया कि ये IBC कोड अपना कब पास हुआ, होता है लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में बिल पास हुआ। तो पेज नंबर 4 पे आपको दिखेगा, बॉक्स के ऊपर जो पैराग्राफ है ना उसमें कुछ डेट्स दिख रही है, उसमें बोला है फाइनली फिर प्रेसिडेंट का कंसेंट आ गया 28 मई 2016, और उसके बाद ये एक्ट अप्लाई हो गया, ये बोला है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अब तो ऐसे ही, अब जम्मू कश्मीर वाला कोई चक्कर है नहीं, तो जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, और ये अच्छा भी है, अननेसेसरी कंफ्यूजन। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो आ रहा है सेक्शन नंबर 2। उसमें बोला कि ये कोड कौन कौन से टाइप की एंटिटी पे अप्लाई होता है, दिस कैन बी एन आंसर, 2-3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वेटेज पर क्वेश्चन का तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, 2 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक, 12 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे बोला कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी हो तो उस पर IBC कोड एप्लीकेबल होगा, जो कंपनीज एक्ट 2013 में या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी। 1956 वाले एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर हुई थी बिटवीन 1956 एंड 2013, उन पे भी ये कोड एप्लीकेबल है। जो उसके बाद इनकॉर्पोरेट है उन पे भी एप्लीकेबल है। 1956 के पहले की भी कोई कंपनी बनी होगी ना इंडिया में, किसी भी रेलेवेंट कंपनी लॉ में, उसके ऊपर सबके ऊपर ये कोड एप्लीकेबल है, वो क्लियर कर दिया। और भी कोई कंपनी हो जो स्पेशल एक्ट से बनी हो, स्पेशल एक्ट आपको पता है पार्लियामेंट में, अपना SBI और ये सारी LIC, ये सब कंपनीज है ना, तो उनके लिए भी चलेगा। LLPs पे एप्लीकेबल है। और भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी को नोटिफाई कर दे, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। कॉर्पोरेट डेटर मतलब अभी वो कंपनी जो इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन फेस कर रही है, उसका कोई पर्सनल गारंटर हो जिसने गारंटी दी हो कि ये कंपनी अगर लॉस करेगी तो हम पे करेंगे, अब ये फंसने वाला है, तो इसके ऊपर भी IBC आएगा, वैसा बोल दिया, उसको भी कवर कर लिया, दैट इज पर्सनल गारंटर। मतलब कंपनीज में होता है, जैसे बीच में ना ये अनिल अंबानी पे केस चल रहा था, अनिल अंबानी की रिलायंस की बहुत सारी कंपनीज लॉसेज में है, तो चाइना की कोई बैंक से ना 5,000 करोड़ या पता नहीं कितने का लोन था, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया रिकवरी के लिए। तो अनिल अंबानी ने उसमें कुछ अपनी पर्सनल गारंटी दी थी कि भाई अगर कंपनी नहीं पे कर पाई तो मैं करूंगा, तो एज ए गारंटर उसने नाम दिया था, बट उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी थी। तो फिर चाइनीज बैंक ने इंटरनेशनल कोर्ट में, US में शायद केस चल रहा था, तो बोला कि इनकी पर्सनल असेट्स सेल ऑफ करके रिकवर कराओ, हमारे 5,000 करोड़ बाकी है। तो फिर अनिल अंबानी ने वहाँ एफिडेविट दिया कि मैं प्रैक्टिकली मेरी नेटवर्थ जीरो है, बोले मेरे खुद के नाम पे कुछ नहीं है, पर्सनल गारंटी मेरी थी पर मेरे खुद के पास कोई पैसे नहीं। तो बोला आपका वो इतना बड़ा घर बना रखा है, इतनी गाड़ियां हैं वाड़ियां हैं, खुद के नाम पे कुछ रखते ही नहीं ना। बोले मेरे नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैं पर्सनली इंडिविजुअली, उन्होंने राइटिंग में एफिडेविट दिया कि मैं इंडिविजुअली, मेरी नेटवर्थ जीरो है, मेरे भाई 1 रुपया भी नहीं है, तो पर्सनल गारंटर खुद कंगाल है, तो क्या पे करेगा। तो वो मैटर जो है, तो पहला बंदा था जो चाइना को लूट के आया। हाँ हाँ, ये चल रहा था सोशल मीडिया पे कि भाई ये तो प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, चाइना वाला हमको इतने साल से लूट रहा है, पहला इंडिया जो चाइना वालों को 5,000 करोड़ का नुकसान करके आया है, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वेवर मिलना चाहिए उसको, वैसा। तो वो बात चल रही थी, तो सोचो। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, इन पे भी अप्लाई किया, इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई किया, तो ये सेक्शन 2 में मतलब हर एक टाइप के SSC को कवर कर लिया, IBC में कोई भी कवर हो सकता है, इससे ये पता चल रहा है। देखो IBC के बारे में यही बोला है कि यार बहुत जरूरी था ये, 2016 में आया नो डाउट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी एक कंसेप्ट है, आपने कहीं सुना भी होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो क्या है उसके बारे में कुछ बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो अपने कंट्री में बिजनेस करना कितना इजी है, कितना इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं उसके लिए, कैसे पता चले। हाँ, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कंपनी बनाने का, फैक्ट्री सेटअप करना,
ह्यूमन रिसोर्स कितना इजीली अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन कितना जल्दी होता है, लीगल परमिशन कितनी जल्दी मिलती है, जीएसटी नंबर कितना जल्दी आता है, पैन कार्ड कितना जल्दी इशू होता है, ये सब होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कितना जल्दी मिलता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन कितना क्विक होता है, ये सब पैरामीटर्स है। इन पैरामीटर्स पे आप जितना जल्दी काम करोगे उतने पॉइंट्स आपके बनेंगे, और वर्ल्ड रैंकिंग में उस हिसाब से आपका रैंकिंग डिसाइड होता है। इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग बहुत खराब था। अभी भी कोई बहुत बेटर सिचुएशन ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन काफी चीजें बदली भी है। पहले तो ऐसा है ना, फैक्ट्री सेटअप करने में लोग हाथ जोड़ते थे, भाई नहीं 6 महीने से भाग रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ती। तो सरकारी ऑफिसर को बेचारे को, मतलब जो एप्लीकेंट है उसको रिक्वेस्ट करता रह जाता है, आज आना कल आना, ये नहीं है वो नहीं है, क्या चाहिए, पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब दे दिया, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। तो उस वजह से प्रोसेस इतना स्लो है ना, कि जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, वो तो बेचारा कोशिश ही नहीं करेगा कि यार अपने जॉब कर रहे हैं ठीक है, ये सब नहीं करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट ही नहीं करोगे तो जॉब क्रिएशन होगा कैसे? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना पूरे वर्ल्ड में चलता हुआ डिबेट है, जिसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। तो आईबीसी इज वन ऑफ द मेजर जिसके थ्रू आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग इंप्रूव होगा। बिकॉज सिर्फ बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होना चाहिए, बिजनेस अगर क्राइसिस में चला जाए तो उसको बचाना भी आसान होना चाहिए, और अगर लॉस में चला गया तो रिकवरी भी इजी होनी चाहिए। तो वहां पे भी पॉइंट्स बनते हैं, उस वजह से वैसा है। तो आईबीसी जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करता है। ठीक है, इंडिया का रैंकिंग एक पॉइंट में 100+ था, बीच में कुछ 66 या ऐसा कुछ आया था। हाँ, अभी और कुछ इंप्रूव हुआ तो पता नहीं, देखेंगे एक बार, देखते हैं अभी करंट कहाँ चल रहा है वो भी चेक करते हैं बाद में। नेक्स्ट एक आंसर आगे आगे, आईबीसी कोड के ऑब्जेक्टिव्स, ये पूरी शॉर्ट नोट बन सकती है एग्जाम में, आप टिक करके रखो, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। और थियरी पेपर है तो भाई डेफिनेटली थियरी सेक्शंस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो की ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली इनफ कंटेंट है। फर्स्ट पॉइंट में बोला कि ये एक्ट इसलिए, कोड इसलिए बनाया गया टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन of corporate persons, partnership firm, individuals to provide for time bound insolvency resolution mechanism। बोला एक तो जो लॉज इस चीज को लेके अभी तक थे उनको अमेंड करना, उनको कंसोलिडेट करना। कोड जो होता है वो कोड वर्ड इसलिए यूज करते हैं, इट इज एन अम्ब्रेला लॉ। एक कोड के सबऑर्डिनेट में बहुत सारे एक्ट्स आ जाते हैं, अपने बोलते हैं एक्ट और कोड। तो फर्क क्या है दोनों में, ये कोड क्यों है और बाकी के एक्ट क्यों होते हैं? एक्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे टारगेट करता है और उसके सबऑर्डिनेट में कुछ नहीं होता, लेकिन कोड जो है ना, उस टाइप के सारे एक्ट्स का एक सीनियर हो गया, कि भाई सारे एक्ट्स इस कोड के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, वैसा हो गया, इसलिए इसको कोड बोला जा रहा है। तो ये टेक्निकल बात है। तो इन सबको कंसोलिडेट करो, मर्ज करो, अमेंड करो, और आज के टाइम के हिसाब से प्रोसेस को क्विक करो। दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जिस पर अपन बात कर रहे हैं। दूसरा बोला असेट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, जो मैंने आपको बोला कि जितना टाइम लगाओगे ना, असेट्स पुरानी होती जाएंगी। जल्दी वाइंड अप करोगे तो इन्वेस्टर्स का भले नुकसान होगा, लेकिन कम से कम नुकसान होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, यार एंटरप्रेनर बनने का सपना देखता रहेगा इंसान, लेकिन कानून और सिस्टम देख के डरता रहेगा। बट अगर उसको पता है कि स्टार्टअप करना, शुरू करना इजी है और बंद करना भी इजी है, तो वो सोचेगा कि चलो ट्राई करते हैं, कोई नुकसान नहीं है वैसा। टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्या रिलेशन इसका आईबीसी से? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। तो इंसॉल्वेंसी कोड के आने से अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कुछ समझ में आ रहा है? कनेक्शन क्या है दो चीजों में? तो लोन देने वाले को क्या फर्क पड़ता है आईबीसी होने और ना होने से? अगर कहीं पैसा फंसा तो रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं। अब देखो मैं उधार दे रहा हूँ कंपनी को, बिजनेस को, अगर कंपनी लॉस में गई, कुछ वापस नहीं आएगा, या तो थोड़ा सोच समझ के पैसे देते हैं, ऐसे ही मत बांटो, क्योंकि प्रोसेस नहीं है। लेकिन पता है आईबीसी का प्रोसेस क्विक है, कुछ दिनों में कुछ महीनों में खत्म हो जाता है। तो अगर बाई चांस देखो बिजनेस में रिस्क एलिमेंट तो है, कहीं अगर लॉस हुआ भी, पैसे फंसे भी, तो रूल्स ऐसे हैं कि क्विकली रिकवरी होगी, तो नुकसान मिनिमाइज हो जाएगा। भले होगा, वो तो हो ही सकता है, देखो लॉस की कोई वो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हुआ तो मिनिमाइज होगा। तो क्रेडिट देने वाला डरेगा कम। ठीक है, तो क्रेडिट मिलना इजी हो जाएगा कंपनीज के लिए, बिकॉज दे नो कि भाई देखो अगर लॉस हुआ तो आईबीसी में चले जाएंगे, रिजोल्यूशन प्रोसेस करवा लेंगे, आपका पैसा फटाफट दिलवा देंगे, या बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको जितना मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो देने वाला पैसा कम डरेगा कंपेयर टू जो पुराना सिस्टम था। तो दैट इज अ कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, वैसे बोला है। नेक्स्ट बोल रहे हैं टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। हाँ बोला, ये जो अपन नहीं बात कर रहे थे किसका पैसा पहले देना है किसका बाद में देना है, तो आईबीसी कोड आने की वजह से एक और सिस्टमैटिक फ्लो बन गया कि पहले इनको पैसा मिलेगा बाद में उनको। एक सरकार का भी पैसा फंसा हुआ रहता है टैक्स के नाम पे और बाकी ड्यूज के नाम पे, तो उसको स्ट्रीमलाइन किया। और वो आगे अपने वाटरफॉल अरेंजमेंट और वो सब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में और क्लैरिटी उसमें आएगी, अभी बेसिक बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि एक अथॉरिटी बनाओ, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाओ जो इस एक्ट को ठीक से चलाए या इस कोड को ठीक से चलाए, जिसको अपन बोल रहे थे आईबीबीआई, स्टार्टिंग में बात हुई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एपेक्स बॉडी
रेगुलेटरी बॉडी जो आईबीसी कोड को इंडिया में एडमिनिस्टर कर रही है वैसे। और लास्ट में बोला कि इन सब मैटर्स के लिए जो भी प्रोसीजर्स डिफाइन करने होते हैं वो फिर ये एंटिटी करेगी वैसा। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स यही थे, स्पेसिफिक 7 पॉइंट्स थे। ठीक है, इसके बाद ना जैसे मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो बहुत सारा इंट्रोडक्टरी डेटा दिया हुआ है, तो उसको अपने अपने तरीके से अप्रोच करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे इन्होंने समझाया कि इस कोड में कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। पढ़ते पढ़ते हमें समझ में भी आएगा। स्टार्टिंग में भी अपने देखेंगे तो इसमें 255 सेक्शंस हैं और टोटल पूरा कोड 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब वो टाइटल में बताया भी कि कौन सा पार्ट किस चीज से डील करता है। तो ये पहला पार्ट प्रिलिमिनरी है, उसमें 3 ही सेक्शंस है। उसमें एक्ट का नाम, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया, वो सब लिखा हुआ है, डेफिनेशन दे रखी सेक्शन 2 में। फिर पार्ट 2 में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब कंपनीज की जो इंसॉल्वेंसी है उसके साथ पार्ट 2 डील करता है। उसके सेक्शंस का आपको ब्लॉक बता दिया। इसके बाद थर्ड पार्ट में इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म के साथ डील करते हैं, तो वो एक अलग पार्ट बना दिया। उसके सेक्शंस आएंगे। पार्ट 4 में ना एंटिटीज की बात हो रही है, ये सब अभी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, यूटिलिटीज, इन सबका इंट्रोडक्शन आपको आज दूंगा वैसे। तो इन सब के बारे में बात पार्ट 4 में हो रही है। एंड पार्ट 5 इज मिसलेनियस, जो कुछ बच गया वो फिफ्थ पार्ट में रख दिया। तो पूरे कोड को ऐसे 5 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। और हर एक एक्ट में होता है, ऐसा भी नहीं खाली यहाँ पे हो रहा है। कंपनी लॉ में आपको ध्यान होगा 29 चैप्टर्स, टोटल 470 सेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन याद करो, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 14 से लेके पूरी स्टोरी 31 तक, 33 तक। फिर उसके बाद आया पार्ट 4, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 38 ऑनवर्ड्स। पार्ट थे ना, तो वैसे यहाँ पे भी 5 पार्ट्स में पूरे कोड को डिवाइड किया हुआ है वैसा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना है आईबीसी का, किन चीजों के भरोसे ही चल रहा है। जैसे आईबीबीआई अपन ने एक नाम लिया, अभी पीछे देखा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कुछ बोला था, कुछ एजेंसी बोली थी, यूटिलिटी बोली थी। इन सब की बात यहाँ पे हो रही है। अब अभी वर्ड टू वर्ड आज इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ, ताकि फिर कल अपने डिटेल में लैंग्वेज के साथ जाए तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगा, कौन क्या कर रहा है बेसिक समझ लो। आईबीबीआई जो है वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी, एपेक्स बॉडी, मतलब जो कुछ भी है पूरे सिस्टम में उनका कंट्रोल इनके हाथ में वैसा हो गया। तो इसमें तो इससे ज्यादा कोई डिटेल है नहीं। अभी बेसिक इतना ध्यान रखना है कि आईबीबीआई एक इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर है। ये एक्ट या कोड ठीक से काम करे वो इनकी जिम्मेदारी है। और जितनी भी और एजेंसीज अथॉरिटीज अभी अपन पढ़ेंगे वो सब इनके सबऑर्डिनेट है, ये सबसे एपेक्स है। तो ये बेसिक बात होगी। अब इस पूरे कंटेंट को स्किप करके आगे चलो, वर्ड टू वर्ड जाएंगे ऐसे तो भी मजा नहीं आएगा। पूरा टॉपिक है, उसके बाद पेज नंबर 13 पे है डायरेक्ट नेक्स्ट कैटेगरी, सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है। ये पहला ही दिन है, बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे अपने। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये अगली कैटेगरी जो इस सिचुएशन या सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो प्रोसीजर फॉलो करवाएंगे। जैसे आपने लिक्विडेटर के बारे में पढ़ा है, तो लिक्विडेटर क्या करता है, एक कंपनी का जो वाइंडिंग का प्रोसेस है उसको प्रोफेशनली मैनेज करता है। यार देखो, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं फीस ले रहा हूँ, मेरा कंपनी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आपने मुझे अपॉइंट किया, असेट बेच के पैसा रिकवर करना है, सब में बांटना है, मैं कर दूंगा, मेरी फीस दे देना। तो सेम रोल यहाँ पे रहता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। तो वो क्या कर रहा है, आपको पूरा पेपर वर्क करके देगा। अच्छा, पहला टारगेट तो अपना कंपनी को बचाने का है ना, तो उसके लिए क्या है, एक स्कीम बनानी पड़ेगी कि कैसे कंपनी को बचाया जाए। तो उसके लिए क्रेडिटर से बात करनी पड़ेगी, मेंबर से बात करनी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, ये सारा लीगल प्रोसीजर ये करेगा। इसको बोलेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जो ऑफिशियली अग्रीमेंट के बेसिस पे अपॉइंट होगा कंपनी में, और ये सारा काम आपको करके देगा और फीस चार्ज करेगा। इसके होते हुए ना किसी क्रेडिटर मेंबर को ये टेंशन नहीं है कि यार पेपर वर्क कैसे होता है अपने को पता नहीं। और ऐसे बहुत सारे रोल अपन ने देखे, डिबेंचर ट्रस्टी देखा, डिपॉजिट ट्रस्टी देखा, उस टाइप का एक इंटरमीडिएट लिक्विडेटर देखा, सेम रोल है इसका भी वैसे बोला। तो इसके बारे में पूरी स्टोरी यहाँ पे समझाई है, उस पर बात करेंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बोला जाता है इनको, बोलते हैं। इसमें और भी फर्दर बाइफर्केशन भी है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो टर्म्स भी आते हैं। तो सब मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको दूर से देखोगे तो भी दिखेगा, देखना ही पड़ेगा वैसे, उसको हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट सी पॉइंट है अगले पेज पे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अब ये जो एजेंसी है ये क्या करती है, देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हैं। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप भी इन फ्यूचर ये फील्ड भी पकड़ सकते हो कि भाई अपने आईबीसी कोड में काम कर रहे हैं और मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक लीगल रिकग्निशन चाहिए होती है, उसको एग्जाम देना पड़ता है और इसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो एजेंसी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ये आईबीबीआई के थ्रू ऑथोराइज्ड है टू गिव रिकग्निशन टू एन इंडिविजुअल एज अ प्रोफेशनल। तो अगर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है
तो उसकी जो एग्जाम होती है, जो उसका कोर्स होता है, वो ये एजेंसी करवाती है। तो आप इनके कुछ सेशंस अटेंड करो, लेक्चर्स अटेंड करो, होता है प्रोफेशनल्स के लिए वीकेंड लेक्चर्स होते हैं, सैटरडे संडे 4-4 घंटे 6-6 घंटे कुछ मंथ्स के लेक्चर होंगे, अटेंड करो, उसके बाद उनका एग्जाम दो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि यू आर सर्टिफाइड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड अंडर आईपीपीआई। और जैसे कॉलेज हो गई ना, वैसा है ये इंस्टीट्यूट आपका है, आईसीएसआई है, आप कोई भी सेंटर से एग्जाम दो, कहीं से भी चैप्टर से प्रिपरेशन करो और इनका सर्टिफिकेट ले लो। तो ये एजेंसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने वाली इमीडिएट अथॉरिटी, एंड दिस इज सबऑर्डिनेट टू आईबीपीआई, वो तो सबसे ऊपर है, ये वैसा हो गया। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं लैंग्वेज में से, ज्यादा नहीं, एक आध पॉइंट देख लेते हैं। Insolvency professional agencies are designated to regulate insolvency professionals. ठीक है, these agencies enroll insolvency professionals, provide pre-registration educational course to enroll members and enforce a code of conduct for their functioning. जैसे आईसीएसआई के मेंबर हो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वैसे एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के मेंबर हो, इनका कोड ऑफ कंडक्ट आप पे एप्लीकेबल होगा, इनका कोर्स आपको अटेंड करना पड़ेगा, इनकी एग्जाम देनी पड़ेगी, तब ये सर्टिफिकेट देंगे। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का भी कोर्स होता है, इसके बारे में अपन ने एग्जीक्यूटिव में कई बात भी की थी कि जो कंपनी में वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होता है ना, उसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स होता है। तो बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज ये कोर्स करते हैं, उसमें भी सेम है, वीकेंड क्लासेस होती है, कुछ मंथ्स चलती है, आप अटेंड करो, एग्जाम दो, एंड आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि यू आर सर्टिफाइड रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब अगर किसी कंपनी को एक वैल्यूअर की जरूरत है, तो यू आर अवेलेबल एज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, और आप उसकी फीस चार्ज करो। तो बहुत सारे सीएस अपने सूरत में भी सीनियर सीएस है काफी सारे, जिन्होंने प्रैक्टिसिंग सीएस के साथ ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स किया, और आईसीआईसीआई का खुद का टाई अप है, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर का जो कोर्स है, जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ टाई अप है, और वही उसको कंडक्ट करवाते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल आपके लिए एक वैल्यू एडिशन हो गया, इसकी भी फीस मिलेगी, सीधी बात है, आप जितना नॉलेज में आपके पास वेरिएशन होगा उतना आपका क्लाइंटेज बढ़ेगा, वो पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अथॉरिटी, पेज नंबर 16 पे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? जजमेंट देना, फैसला सुनाना, केस को सुनना। तो ये आईबीसी का जो पूरा कोड है, इसमें जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, दैट इज एनसीएलटी। आप जानते ही, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो आपके लिए नई अथॉरिटी नहीं है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वर्ड जहां पे भी पूरे एक्ट में यहाँ पे आएगा, आप समझ जाना बात एनसीएलटी की हो रही है, इम्प्लाइड हो गया वैसे। तो उनके बारे में समझाया हुआ है, ये फोर्थ पिलर हो गया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आ रहा है इसका, दैट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ना वो रिपोजिटरी या डेटा बैंक बोल लो आप। जितना भी मैटर आईबीसी से रिलेटेड है, तो कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ना कि आप इंसॉल्वेंसी वाले स्टेज पे हो, तो भाई असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, बता दो, ये सब डिटेल दे दो। अच्छा, आईबीसी कोड में जो मैटर चल रहे हैं, जो रिजोल्यूशन प्लान बनने या एनसीएलटी में जो भी मैटर चल रहे हैं, तो उनका एक डेटा बैंक बनाया गया कि आपको ना इसका सारा हिस्ट्री एक जगह से मिल जाएगा, एक सर्वर के ऊपर सारी फाइल स्टोर कर देंगे, जिसको जो सर्च करना है यहाँ से कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी वो एक डेटा बैंक है जो आईबीसी कोड से रिलेटेड जितने भी मैटर हुए ना, सबका डेटा मेंटेन करता है वैसा है। अब ये चीज तो कोर्ट में भी होती है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की केसेस पढ़ना चाहते हो, तो 1980 का भी आपको अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई केस पढ़ना है ना, तो उसकी पूरी वॉल्यूम अवेलेबल होती है, जो जर्नल्स होती है या ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आप जाके पूरा केस पढ़ सकते हो। तो वो आपको फिजिकल बुक्स में अवेलेबल होता है, ये यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑनलाइन डेटाबेस के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। दैट इज द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। थोड़ा लैंग्वेज देखते हैं, सेकेंड पॉइंट देखना, फर्स्ट में जो डेफिनेशन है उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। While the insolvency professionals assist in the insolvency resolution proceedings envisaged in the code, the information utility, on the other hand, collect, collate, authenticate, and disseminate financial information. सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, ये अथॉरिटी का काम है। द पर्पस ऑफ सच कलेक्शन, ऑथेंटिकेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर्स इज टू फैसिलिटेशन ऑफ स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग इन द रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। डेटा एक साथ सारा इंटीग्रेटेड होगा तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो पाए। तो उस तरीके से सारा फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। आईबीबीआई ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ सच यूटिलिटी, मतलब आईबीबीआई के अंडर में ये यूटिलिटीज आती है, वो लोग वॉच रखते हैं कि लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इसके रेगुलेशंस बने हुए, वो तो इम्प्लाइड होना ही थी। तो ये भी एक एंटिटी हो गई। अब ये 5 चीजें आपको यहाँ पे समझाई है, आईबीसी कोड के पिलर्स हैं जिनके भरोसे ये पूरा कोड चल रहा है। तो बार बार इनके नाम आते रहेंगे तो आपके माइंड में क्लियर रहेगा। और क्योंकि इंट्रोडक्शन है, सबके कुछ सेक्शन इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, तो वो फिर अपने वर्ड टू वर्ड कल डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद चैप्टर में जो पार्ट है ना पूरा, वो डेफिनेशन है। पीछे का पूरा हाफ जो है, सारी डेफिनेशन दे रखी है, और हर एक डेफिनेशन के साथ कुछ केसेस दे रखे हैं। बट ये मैं ऐसे लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ाने वाला, ये आपको अगर ध्यान में हो, कंपनी लॉ में जीएसटी में मैंने ऐसे ही किया था, स्टार्टिंग में आपको सारी डेफिनेशन एक साथ दी थी, 100-120 डेफिनेशन थी, जीएसटी में भी थी, कंपनी लॉ में भी थी। तो बोला जहां जरूरत पड़ेगी ना आके यूज कर लेंगे, ऐसे 1-to-1 पढ़ाऊंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ये आपके लिए कंटेंट है, ये रखा है, काम आएगा, पर जहां जहां सेक्शन के बीच में वर्ड जाएंगे आके रिलेट कर लेंगे।
और अभी मैंने आपको ये एक चैप्टर के फॉर्म में दिया है वो ठीक है, लेकिन आगे का जो मटेरियल है एक दो चैप्टर शायद मैं पैम्फलेट वाइज दूंगा, लेकिन फिर मैं आपको पूरा नए 40 मार्क्स का इंसॉल्वेंसी की एक बुक ही दे दूंगा। तो ये उसमें रिपीट कर दूंगा, आप जो यहाँ पे टिक मार्क कर रहे हो थोड़ा एक दो चैप्टर का टिक मार्क रिपीट कर लेना, उसके बाद फिर आपके पास पूरा मटेरियल होगा। तो थोड़ा फिनिशिंग और प्रूफ रीडिंग बाकी है, तो एक बार मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, जल्दी में दूंगा तो कुछ पॉइंट्स सही से नहीं बन पाएंगे, तो बेटर है 2 4 दिन बाद दो, वो हो जाएगा। कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बताओ, कुछ नहीं समझ आया क्लियर है? बस तो आज के लिए इतना रखते हैं, रिमेनिंग चीज अपने कल कंटिन्यू।